हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें यहाँ देखिए हम लोग 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले, तैयारी करने वाले हैं। और ये 300 सब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और जीरो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक का यहाँ पे ये 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे। तो बाबू ये इसका पहला पार्ट है। बाकी फिजिक्स का भी ये स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जरूर इस सीरीज को पूरा कीजिएगा। 300 सब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा और ये जो सब्जेक्टिव का आंसर होगा ना अपने भाषा में होगा। तो आप लोग इसको बाबू प्यारे बच्चों, सभी बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट है एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे स्टूडेंट है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को बाबू फटाफट, चैनल पे आप लोग आए हैं, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में लाइक नहीं किए हैं ना, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आप हमारे नंबर पे इस कॉल करके बात कर लीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे ऐड होना है। तो सभी प्यारे बच्चे रेडी हैं, हम क्लास को शुरू करें। जल्दी से जल्दी एक बार बता दीजिए, हम क्लास को शुरू करें। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग 30 वीवीआई सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का। तो पहला सीरीज है, इसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद कर लेना है। और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। सभी क्वेश्चन एंड आंसरों का आपको जवाब फटाफट दे देना है, पूरा याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये आसान है तो ये नहीं पूछेगा बाबू, आता है। इसलिए जीरो से लेके हीरो तक का तैयारी इस सीरीज में कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे क्रिस्टल किसे कहते हैं बाबू, क्रिस्टल किसे कहते हैं तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा इसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, क्रिस्टल कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति और जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे ही हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त। और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए दूसरा नंबर की प्रवेश जालक की संख्या कितनी होती है। बाबू ये समझिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, ये 2 नंबर में भी आया है, जाके क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। बाबू ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए जीरो से हीरो तक का पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बाबू पूछा गया है कि प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों प्रवेश जालकों की संख्या 14 होती है। आप क्या लिखेंगे कि प्रवेश जालकों की संख्या 14 होती है, 14 होती है। यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा बाबू, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए बाबू 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे कि डोपिंग किसे कहते हैं। बाबू लिखा गया है डोपिंग किसे कहा जाता है, डोपिंग आखिर क्या है। तो बाबू यहाँ देखिए डोपिंग किसे कहा जाता है और इस सब क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन याद भी होना चाहिए। अब एक इसके अगले वाला जो पार्ट आएगा ना, इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा, उसके अगले वाला पार्ट में उससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा। यानी जीरो से लेके हीरो तक का पढ़ाया जा रहा है, आप लोग सिर्फ पढ़ते चलिए। डोपिंग किसे कहते हैं तो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बाबू, किसी शुद्ध अर्धचालक में, याद रखिएगा किसी शुद्ध अर्धचालक में या किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो बाबू उसे ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, अपमिश्रण भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि त्रिज्या अनुपात क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, त्रिज्या अनुपात यहाँ पे क्या होता है। सब बाबू एक एक नंबर, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन 2-2 नंबर में ये आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए पूछा गया है त्रिज्या अनुपात क्या है, व्हाट इज रेडियस रेशियो। चलिए फटाफट यहाँ पे समझते हैं कि त्रिज्या अनुपात आखिर होता क्या है।
बाबू त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धन आयंस और ऋण आयंस के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, धन आयन और ऋण आयन यानी पॉजिटिव आयन और यहाँ देखिए निगेटिव आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं, या यहाँ देखिए अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मेरे प्यारे लाल, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे चलते जाइए, क्वेश्चन हार्ड आपको मिलते चलेगा। और एक बात बाबू, यहाँ देखिए अभी मॉर्निंग में क्लास हो रहा है और यहाँ देखिए 2:15 में आपका यहाँ देखिए क्रैश कोर्स होगा, तो बाबू क्रैश कोर्स भूलिएगा मत, यहाँ पे क्रैश कोर्स करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। अब यहाँ देखिए शॉर्ट की दोष, कई बार 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न कि शॉर्ट की दोष आखिर होता क्या है। बाबू शॉर्ट की दोष क्या होता है, शॉर्ट की दोष क्या होता है कि जब यहाँ देखिए जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयंस तथा ऋण आयंस अपने क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं, तो यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन आयंस और ऋण आयंस गायब होने लगते हैं अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शॉर्ट की दोष कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सटीक आंसर है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। बाबू यहाँ देख लीजिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये सब सभी समझाया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको सिर्फ बताते चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। बाबू शॉर्ट की दोष फ्रेंकल दोष से जरूर फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहता है। देखिए फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर, ओनली एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है। देखिए समझिए कि जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष। तो मतलब उस दोष को उत्पन्न होने के कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रेंकल दोष बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। क्या होता है कि एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाता है, तो वो क्या होगा, फ्रेंकल दोष होगा। अब यहाँ देखिए क्रिस्टल दोष क्या है। बाबू यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक आपको बताया जाएगा, एकदम बच्चा से लेके एकदम बुढ़ा तक आपको बताया जाएगा। तो आप लोग सिर्फ क्लास पे फोकस कीजिए, ये 300 सब्जेक्टिव कर लीजिएगा, गेस क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्रिस्टल दोष क्या है, तो क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने या उससे क्रिस्टल के अंतरराशीय स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्ण यहाँ पे दोष जो उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्रिस्टल दोष कहने का मतलब क्रिस्टल जालक में किसी कण से, यानी आप देखिए गायब हो जाना, अपना स्थान छोड़ देना या किसी के द्वारा फंसा लेना, तो यहाँ पे उसी के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी दोष को उत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पे याद रखना है, क्रिस्टल दोष बोलते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है। बाबू यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है। चलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। चलिए चलिए बाबू यहाँ पे पूछा गया है कि बिंदु दोष आखिर क्या होता है। चलिए पूछा गया है कि बिंदु दोष आखिर क्या होता है। तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता और विचलन बिंदु को ही हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बिल्कुल आसान आसान शब्दों में लिखा है। अगर आप लोग किताब से देखेंगे ना तो 4-4, 5-5 लाइन का मिलेगा। ये हमारे भाषा का है तो आपको हल्का लग रहा है। यहाँ देखिए बिंदु दोष क्या होता है, तो एक क्रिस्टल पदार्थ में एक ही बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था से जो यहाँ पे अनियमितता होती है, उसे ही विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिंदु दोष कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि पराश्रयी दाब की परिभाषा दे। सब क्वेश्चन पूछा ही गया प्रश्न, सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि पराश्रयी दाब की परिभाषा लिखे। बाबू ऑटोमेटिक यहाँ देखिए प्रेशर क्या होता है, पराश्रयी दाब क्या होता है, तो वैसा बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रयी दाब बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पराश्रयी दाब क्या है, तो वैसा बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण की क्रिया को रोकने में जो बल लगाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो पराश्रयी दाब बोलते हैं। बाबू एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाइए 10 नंबर के, किसी तरल में अवाष्पशील मिले मिला देने पे तो उसका वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे
देखिए 9 मिनट में यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गया। समझ लीजिए कितना तेजी से सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या बतलाना है कि किसी तरल पदार्थ में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो इसकी वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? आखिर क्यों कमी आती है? तो देखिए यहाँ पे किसी तरल पदार्थ में अगर हम लोग वाष्पशील विलय मिला दे तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। क्यों? क्योंकि विलयन की सतह पे जो द्रव अणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है प्यारे? घट जाती है। इसी कारण से क्या होता है, किसी भी तरल में अगर हम यहाँ पे हम लोग क्या अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसकी वाष्प दाब में कमी आती है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या है बाबू, यहाँ देखिए फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। ये सब हम समझा चुके हैं आपके क्रैश कोर्स में, तो आप लोग क्रैश कोर्स जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है बाबू। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? तो विलयन का अणु संख्या गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो विलयन का अणु संख्या गुणधर्म बोलते हैं। देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या है? अणु संख्या गुणधर्म विलयन का, यहाँ देखिए विलयन का यहाँ देखिए असंख्यक अनुगर्म वह है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या, विलयन का यहाँ देखिए अणु संख्या गुणधर्म, तो विलयन का अणु संख्या गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसे ही हम लोग अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि समुद्र के जल के लवणहीन किस विधि के द्वारा किया जाता है? समुद्र के पानी को, यानी समुद्र का जो जल होता है उसको लवणहीन कैसे किया जाएगा बाबू? किस ट्रिक से किया जाता है? तो यहाँ देखो उल्टा प्रसरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। उल्टा प्रसरण द्वारा समुद्र जल को लवणहीन किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मान लीजिए इधर समुद्र का पानी है और यहाँ पे अर्ध पारगम में झिल्ली लगा दे और यहाँ देखिए इधर से प्रेशर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है कि अर्ध पारगम में झिल्ली से ओनली विलायक के अणु निकल पाएंगे, तो इसमें जो लवण होंगे वो छन जाएंगे। ओनली विलायक यानी जल, शुद्ध जल यहाँ पे क्या होगा? इधर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, उल्टा प्रसरण द्वारा हम लोग समुद्र के जल को लवणहीन करते हैं। ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप लोग क्या समझते हैं। तो शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन की क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये तो बात सही है कि शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन की क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ देखिए इसी से क्वथनांक का यहाँ देखिए उन्नयन कहा जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, अथवा विलयन के क्वथनांक और शुद्ध यहाँ देखिए विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यहाँ पे नहीं समझे, चलिए हम आपको समझाते हैं कि शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। हमसे क्या पूछा गया? क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ देखिए क्वथनांक का इसे ही हम लोग उन्नयन कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा है कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि उल्टा प्रसरण क्या है। उल्टा प्रसरण द्वारा ना हम लोग क्या करते हैं? समुद्र के पानी को लवणहीन करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि उल्टा प्रसरण क्या होता है। चलिए उल्टा प्रसरण क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपारगम में झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, उसे ही हम लोग उल्टा प्रसरण कहते हैं। अभी ना समझाएं कि अर्धपारगम में झिल्ली से जब प्रेशर डालेंगे, उल्टा प्रसरण करेंगे तो हमारा अर्धपारगम में झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकल पाएंगे। वही तो है वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपारगम में झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उल्टा प्रसरण कहेंगे। अगला आ जाइए कि अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है। बाबू आदर्श विलयन अनादर्श विलयन हम आपको समझाए थे कि एगो माई के दू गो लड़का, एगो लायक एगो नालायक। यानी कहने का मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो क्या होगा बाबू? आदर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। जैसे यहाँ आप देख लीजिए अनादर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे पूछा गया है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। बाबू वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ की जो यहाँ आप देखिए
एकत्रित भार की विद्युत रासायनिक जो होगा उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से समझाते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो जो एकत्रित भार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला यहाँ आप देख लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बाबू मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रता 1 m तथा ताप 298 के हो तो निर्धारित विभव को हम लोग मानव इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार जितना भी क्वेश्चन बताए ना 17 बता दिए, 17 के 17 क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया है, तो सब क्वेश्चन याद होना चाहिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 m तथा यहाँ देखिए ताप 298 के हो तो इस प्रकार के यहाँ पर निर्धारित विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये आपको याद रखना। अब यहाँ देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, तो यहाँ देखिए विशिष्ट चालकत्व तो किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसका यहाँ देखिए कप्पा यानी के से सूचित किया जाता है, इसे के यानी क्या कप्पा से सूचित किया जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आइए 19 नंबर की लवण सेतु क्या है बाबू, शुरू से आपको यहाँ पे गेस करके बताया जा रहा है, तो सारा क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग लिखे। बाबू लवण सेतु क्या होता है, तो यहाँ देखिए उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली जो यहाँ देखिए अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ता है, उसे लवण सेतु कहते हैं। जैसे हम बताए थे, एक में जिंक का रड रखा गया है, एक में यहाँ देखिए CuSO4 यानी यहाँ देखिए कॉपर का रड रखा गया है, आपको समझाए थे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स में पढ़िएगा तो डीपली आपको पूरा समझ में आएगा। लवण सेतु क्या है, तो यहाँ देखिए उल्टा यू प्रकार का एक ऐसा नली जो अलग अलग वैद्युत अपघट्य को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसका उपयोग प्रत्येक अर्धशेल में आयन की कमी को पूरा करने तथा विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया जाता है। तो ये भी आपको लिख देना है। अगला यहाँ देखिए भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। फिजिकल यहाँ पे देखिए, फिजिकल यहाँ पे देख लीजिए एड्जॉर्प्शन क्या है, तो वह ठोस के, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडरवाल बैल जैसे कमजोर बंधनों द्वारा चिपके रहते हैं, तो उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडरवाल बल जैसे कमजोर बल से हम लोग क्या बंधे रहते या चिपके रहते, उसे ही हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित रावल के नियम बताएं। बाबू ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में उपस्थित विलयन के मूल प्रभाज की ये बराबर होता है। यही हमारा क्या होता है बाबू, रावल का नियम होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में उपस्थित विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाबू वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में रावल का नियम है। यहाँ पे क्या होता है, PO माइनस PS बटा क्या होता है PO, और ये किसके बराबर होता है, तो N बटा N प्लस बाबू N के बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। बाबू सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्दी जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा सा गला में दिक्कत हो रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा सर्दी टाइप का हो गया है, गला फंस रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना समझा भी नहीं रहे। यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर एक नए अभिकारक का ये रासायनिक गुणों में परिवर्तित होकर एक नए अभिकारक का निर्माण कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तित करके एक नए उत्पाद को बनाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 5 भाग आपको याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, द्विअवस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये सब क्वेश्चन होता है एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या है बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिव एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉपर की 2 अयस्कों के नाम लिखे। बाबू ये सब क्वेश्चन पूछा ही गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखे। पहला, कॉपर के प्रमुख 2 अयस्क, पहला कौन से, क्यूपराइड, इसका सूत्र होता है Cu2O, और कॉपर पायराइड को आपको पता है CuFeS2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये लिख दीजिएगा। कॉपर पायराइड के प्रमुख 2 अयस्क क्यूपराइट और कॉपर पायराइट, ये आप लोग लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% आता है आपके एग्जाम में। अब देखिए 26 नंबर कि उदासीनीकरण ताप क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। उदासीनीकरण ताप आखिर क्या होता है, उदासीनीकरण ताप आखिर क्या होता है, चलिए समझाते हैं। तो 1 ग्राम यहाँ देखिए तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में जो उत्पन्न ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग उदासीनीकरण ताप कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम यहाँ देखिए तुल्यांक अम्ल को भस्म द्वारा पूर्णतः उदासीन बनाने में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण ताप बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो फटाफट करा रहे हैं, फटाफट आप लोग नोट करते चलिए, याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक या यहाँ पे क्या कहा जाता है, क्वथनांक स्थिरांक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो विलायक की 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये भी साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ आप देखिए स्कंदन किसे कहते हैं। बाबू स्कंदन पूछा गया कि स्कंदन आखिर क्या है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है किसी भी कोलाइड के विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की जो यहाँ देखिए प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। इस विधि में कोलाइडी कण को विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर एक तरफ गति करवा दिया जाता है, जहाँ ये कण उदासीन हो जाते हैं और यह विद्युत के उदासीन कणों के रूप में तल में इकट्ठा हो जाते हैं, उसे ही हम लोग स्कंदित कहते हैं या स्कंदित कहते हैं। तो ये अब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि शोषण क्या होता है। बाबू यहाँ देखिए शोषण क्या होता है। तो वह प्रक्रम जिसमें यहाँ देखिए अधिशोषण की भी प्रक्रिया हो और शोषण की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है। शोषण क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण भी हो, एडजॉर्प्शन भी हो और शोषण एब्जॉर्प्शन भी हो, दोनों प्रक्रियाएं अगर एक साथ होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बाबू क्या, शोषण। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है। एक उदाहरण दे बाबू, नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है। सहसंयोजी ठोस को ही हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं। याद रखना है सहसंयोजी ठोस को वैसा ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगा हो उसे नेटवर्क ठोस अथवा संयोजी ठोस कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं। तो वैसा ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन बल लगा होता है उसे ही हम लोग नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, सिलिकॉन, यहाँ पे कार्बाइड और क्वार्ट्ज, ये सब क्या कहलाते हैं बाबू, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं, नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। तुम भी देखिए ये 30 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और बहुत जल्दी क्लास करा दिए। 23 मिनट में मान लीजिए 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। तो फटाफट प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा। लाइक नहीं किए बाबू, लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अब मिलेंगे यहाँ पे दोपहर वाला क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।